हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम के ऊपर डिस्कस किया था। इक्विलिब्रियम वेयर नेट फोर्स इज जीरो, है ना, जहाँ पे नेट फोर्स अपने को जीरो मिल जाएगा वहीं अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट और पोजीशन कहाँ पे मिलेगा, जिसके लिए हम एक्स वगैरह मान के करते थे। एंड सेकेंड थिंग कि वो जो थर्ड चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी, थर्ड चार्ज की वैल्यू भी ऑब्टेन करना होता था, जिसके लिए हम उस पॉइंट पे नहीं देख के किसी और जगह हम देखते थे। जिसमें से हम पहला केस देख लिए थे जिसमें सेम चार्ज, और दूसरा केस भी आई होप हमने देख लिया था जिसमें डिफरेंट चार्ज है। तो सेम चार्ज है तो सेम चार्ज की वजह से है, आई मीन सेम चार्ज कहने का मतलब मैग्नीट्यूड नहीं, नेचर की बात करें। नेचर अगर सेम है तो उस केस में आप दोनों चार्ज के बीच में कहीं पे आप उसको प्लेस कर सकते हैं थर्ड चार्ज को, जिसकी वजह से आपको इक्विलिब्रियम मिले। बट नियरर हमेशा होगा स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब बिना प्लस माइनस के जो स्मॉल वैल्यू होगी उसके पास में मिलेगा। अगर डिफरेंट चार्जेस है, आई मीन डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज है, उस केस में हमेशा दोनों चार्ज के बाहर मिलेगा, बीच में कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या करना है, आप दोनों में से किसी तरफ करें, लेकिन जो स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उसकी तरफ से आप करेंगे तो आपको ज़्यादा, मतलब तभी आपको इक्विलिब्रियम मिल पाएगा। ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू कराते हुए आगे हम डिस्कस करेंगे। इस बार स्क्वायर के लिए हमने शायद इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए चेक कर लिया था हम, और अब स्क्वायर के लिए हम चेक करते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए चेक किया था, इस बार स्क्वायर के लिए पहले चेक करते हैं। उसके बाद हम एसएचएम वगैरह में भी हम चेक करेंगे, फिर हम बहुत अच्छे से इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्वायर के लिए भी देख लेते हैं। स्क्वायर अब मान लेते हैं कि 4 आइडेंटिकल चार्ज है जो कि स्क्वायर के वर्टिसेज या कॉर्नर्स पे प्लेस्ड किया हुआ है। तो वेयर विल बी द नेट फोर्स जीरो और वेयर विल बी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम, कौन सा पोजीशन होगा, किस पॉइंट पे रखने पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, वो ऑब्टेन करना है। सेकंड, जो थर्ड चार्ज या फोर्थ चार्ज जो भी चार्ज है वो चार्ज की वैल्यू कौन से चार्ज रखनी पड़ेगी, उसका मैग्नीट्यूड और साथ में नेचर कैसा होगा, तो वो भी चेक करना है। चलिए तो देख लेते हैं। इधर मान लेते हैं कि ये स्क्वायर है। अब ये एक स्क्वायर है जिसके वर्टिसेज पे हमने आइडेंटिकल चार्ज पुट कर दिया। अब ये आइडेंटिकल ही कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान रहेगा एज कम्पेयर टू डिफरेंट चार्ज करने से। उसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होगा ही उसका भी। तो मान लेते हैं सब पे जो चार्ज की वैल्यू वो क्यू है, क्यू सब पे हमने रख लिया, प्लस का है या माइनस का है, आइडेंटिकल लिया हमने नेचर वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी। तो कहाँ पे हम इसको प्लेस्ड करें ताकि नेक्स्ट जो फिफ्थ चार्ज होगा, नॉट थर्ड चार्ज, 1 2 3 4 फोर्थ तो ऑलरेडी है, फिफ्थ चार्ज कहाँ पे प्लेस करें ताकि नेट फोर्स जीरो मिल जाए। तो देखिए ऑब्वियस बात है इसके बीच में ही कहीं पे होगा, तो कहाँ पे होगा उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सेंटर में या सेंट्रॉइड में, यहाँ पे हमें मिलेगा। दिस इज द पोजिशन, नेट पोजिशन P। ये जो पोजिशन P है यहाँ पे आपको नेट फोर्स क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे जो चार्ज है उसको अनदर चार्ज दैट इज क्यू नॉट को पुट कर लेते हैं। सब क्या है, प्लस में। थोड़ी देर के लिए सबको किस में ले लेते हैं, प्लस में। ऑल चार्जेज आर आइडेंटिकल इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज नेचर, सब प्लस में। इसको भी प्लस में ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो नेट फोर्स जीरो मिलेगा, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजिशन मिल जाएगा। चेक करते हैं हाउ, कैसे है। और हाँ, स्क्वायर का जो साइड लेंथ है उस सबको हम ए एज्यूम कर लेते, ए लेट कर लेते, मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये पोजीशन सच में हुआ तो इसको फाइंड करने ये डिस्टेंस काफी आसान है। मान लेते ये डिस्टेंस x आपने मान लिया, तो ये सब आइडेंटिकल ही होगा और x क्या हो जाएगा, √2a जो डायगोनल होता है उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज √2a का हाफ क्या हो जाएगा, a/√2 जो भी आ जाएगा। ठीक है, पहले वो चेक तो कर लेते हैं कि पोजीशन P सच में इक्विलिब्रियम पोजीशन है भी या नहीं। तो एट पोजीशन P पे हम चेक करते हैं क्या होने वाला। तो जरा ध्यान से देखेंगे तो ये जो चार्ज है प्लस, ये भी है प्लस, प्लस प्लस को रिपल करेगा, तो इस वजह से इस पर एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, दैट इज मान लेते हैं इसको F1 मान लिया। सिमिलरली ये वाला चार्ज भी इसको इधर की तरफ, ये F2 हो गया, इसी तरह ये F3 हो जाएगा और इधर F4 हो जाएगा, है ना। तो P पोजिशन पे आपको 4 फोर्सेज देखने को मिल गए, देख लीजिए कौन कौन है। ये जो पोजिशन P है वहां पे कौन कौन सा फोर्स देखने को मिल गया, F1 F2 F3 एंड F4। इधर है F1, इधर F2, इधर हो गया अपना F3 और ये है F4। देखो अगर मैग्नीट्यूड में ये चारों के चारों फोर्सेज इक्वल हो जाए, चारों के चारों फोर्सेज अगर मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएगा, तो उस केस में क्या है कि जितने फोर्स से ये इसको खींच रहा होगा उतने से ये भी, या जो जितने फोर्स से ये इसको रिपल कर रहा होगा उतने से ये भी, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा।
तो देखते हैं, मैग्नीट्यूड चेक कर लेते हैं, F1 F2 F3 F4 की वैल्यू जो कि सेम ही होना है, देख लीजिए जरा ध्यान से। सब में ये डिस्टेंस के चार्ज के लिए बात करेंगे तो के क्यू क्यू नॉट हो जाएगा, है नहीं। तो F1 अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर। देख लीजिए के क्यू क्यू नॉट और डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया। उसी तरह अगर हम F2 चेक करें तो वो भी यही तो रहेगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। सब में ये डिस्टेंस सेम ही तो है, सेंट्रॉइड पोजीशन है नहीं। तो आप किसी के लिए भी चेक करेंगे इन चारों में तो आपको सेम ही मिलने वाला है, दैट इज ये हो गया के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ये F1 F2 F3 ये सब बराबर, ये इक्वल ही है, तो इसका मतलब क्या है, नेट फॉर जीरो। क्यों नेट फॉर जीरो, देख लीजिए ये हो गया F, ये भी हो गया F, ये भी हो गया F, ये भी हो गया F। मान लीजिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो ये अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाएगा। तो अलॉन्ग अगर इसको आपने एक्स एक्सिस एज्यूम कर लिया, ये एक्स एक्सिस है, तो उसी तरीके से आप इसको क्या एज्यूम कर लीजिए, वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, बस दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक्स है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस की अगर हम बात करते हैं क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, जीरो। नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस वो भी क्या है, जीरो है। देयरफॉर नेट फोर्स वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस में जीरो ही है ना। तो एट पोजिशन सिंस एट पोजिशन P नेट फोर्स इज जीरो, देयरफॉर पोजिशन P इज ट्रीटेड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या हम बोल सकते हैं उसको, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। Therefore P is treated as equilibrium position। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो गया, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये डिस्टेंस आखिर कितना होगा ये भी चेक कर लेते हैं। इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर मैं इस डायगोनल की बात करूँ, डायगोनल D4 डायगोनल की हम बात कर लेते हैं, तो वो कितना था, √2 है पर स्क्वायर। देखिए a और a, √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस भी तो है, तो √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, दैट इज a बाहर आ जाएगा, रूट में 2 बच जाएगा। लेकिन हमें x चाहिए जो कि d का हाफ है, दैट इज √2a/2। आप चाहे तो इतना ही पे छोड़ सकते हैं, या आप चाहे तो a/√2 भी लिख सकते हैं। ये हो गया अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन। किधर से, कौन से चार्ज से, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है, लेकिन कहां से, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर एनी, किसी भी चार्ज से आप चेक कर लीजिए, सबसे ये सेम ही रहेगा, क्योंकि ये कैसा है, रेगुलर पॉलीगन टाइप का, आई मीन ये आइडेंटिकल है, सबके सब चार्ज और सबका सारा का सारा डायमेंशन भी सेम है। तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सेंट्रॉइड पे आया हुआ, किसी भी चार्ज से देखेंगे तो सेम ही रिजल्ट रहेगा, है ना। ये मिल गया अपने को। अब हमारे को क्या फाइंड करना है, आखिर ये जो क्यू नॉट है इसकी वैल्यू कितनी है, इस क्यू नॉट की, फिफ्थ चार्ज जो है वो कितना होना चाहिए ताकि उसको पुट करे, तभी तो इक्विलिब्रियम में मिलेगा, है नहीं। तो चलिए उसको भी ऑब्टेन कर लेते हैं, इसे इरेज कर दे रहा हूं। अब नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट से। तो अगर बात करी जाए, अब देखो अगर Q नोट को फाइंड करना है तो इस पोजीशन P पे तो लेना नहीं है, क्योंकि अगर हम यहां पे लेंगे तो फिर से Q नोट कैंसिल हो जाएगा, सब में इक्वल ही। तो इसके अलावा किसी और पे ले लेते, लेट से इसको हम A नाम दे देते, A पे ले लेते, एट पोजीशन A पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, कितना फोर्सेज आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए, ये जो चार्ज है इस चार्ज को अपने से दूर रिपल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ये हो गया। मान लेते इसका नाम मैंने दे दिया F1। उसी तरह ये भी इसको रिपल कराएगा, दैट इज F2। ये हो गया F3। देयर आर 3 फोर्सेज, कौन कौन है, F1 F2 F3। F1 एंड F2 एंड F3 जो कि आइडेंटिकल होने वाला है, क्यों वही है KQ²/A²। F1 डिफरेंट रहेगा, है ना। अब देखिए यही पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, क्योंकि जितने भी चार्जेस हैं उन सबकी वजह से नेट फोर्स डिसाइड होगा, जो कि वेक्टर सम होगा, है ना। लेकिन जब दो चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फाइंड कर रहे थे तो वो थर्ड चार्ज या अदर चार्ज से अफेक्ट नहीं होता है। दो चार्ज के लिए आज भी फॉर्मूला KQ1Q2/R² ही होना है, लेकिन नेट फोर्स वो डिसाइड होगा जितने भी चार्जेस है उनसे बनने वाले फोर्स का वेक्टर सम से, ठीक है। ओके, तो यहां से हम देख लेते हैं F1 F2 F3 की वैल्यू कितनी होगी।
F1 कितना हो जाएगा K Q1 Q2 दैट इज Q एंड Q स्क्वायर हो गया नहीं, हाँ सॉरी वेरी गुड, हम यहाँ से नहीं चेक कर रहे, हम इसकी वजह से चेक कर रहे हैं। हाँ एक फोर्स इसकी वजह से भी होगा, इसका नाम हम F4 कर दे रहे हैं, ये छूट रहा था ना, देख लो कौन कौन से फोर्सेज हो गए, एक इन दोनों की वजह से F3, इन दोनों की वजह से F2, इसके और इसकी वजह से F1 और इसके और इसके वजह से F4, तो 4 फोर्सेज है ना। तो F1 की बात कर लेते हैं जो कि इसकी वजह से हमने लिया, तो वो क्या है Q0 अपॉन x स्क्वायर है, बाद में x की वैल्यू पुट कर लेंगे। F2 की बात कर लेते हैं और F3, ये दोनों बराबर ही है, F2 एंड F3 क्या होगा तो KQ स्क्वायर ही लिख देते हैं अपॉन a स्क्वायर, देख लीजिए KQ अपॉन a स्क्वायर। F4 की बात कर लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन √2a का स्क्वायर, डायगोनल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डायगोनल हो गया, दैट इज KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर हो गया, है ना। अब जरा ध्यान से ध्यान दीजिए, F2 एंड F3 के अगर मैं यहां से आप देख लो, पहले देखो ये रहा अपना F3 और ये रहा F2, F2 एंड F3 जो है वो आइडेंटिकल है, अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं आइडेंटिकल है तो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा 45 डिग्री पे, जो कि उसको वो आया था। इधर ऑलरेडी एक है F1 एंड एक F4 है, और इसको मैं कर देता हूं F डैश। F डैश कौन है, F डैश इज द रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, इसका रिजल्टेंट है F डैश, ठीक है। तो F डैश का आखिर मैग्नीट्यूड आएगा कितना, जब दोनों आइडेंटिकल है, जिसको मान लेते हैं लेट कर लेते हैं, जब दोनों आइडेंटिकल हो तो F1 इज इक्वल टू F1A, F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F, ये थोड़ी देर के लिए हमने लेट कर लिया है ना। तो ये भी आप समझ लीजिए F है, ये भी F है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है नहीं, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो डायरेक्ट आप शॉर्ट फॉर्मूला लगा लीजिए 2f cos थीटा बाई 2 दैट इज 90/2, ये होता है ना फॉर्मूला 2f cos थीटा बाई 2। व्हेन टू आइडेंटिकल फोर्सेज are acting, then the net force due to two identical forces is 2f cos theta by 2, where theta is angle between both forces, जो कि identical force है उसके बीच का होगा। f is दोनों का मैग्नीट्यूड जो आइडेंटिकल है, अब चाहे तो उसको x y कुछ भी मान लीजिए, तो 2f cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2 दैट इज f अपॉन √2, ये उसकी वैल्यू हो गई। f की वैल्यू हम जानते हैं, f हमने किसको माना है, या तो F2 को माना है या F3 को माना है, देख लीजिए F2 F3 जो कि कितना है KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर दैट इज √2a स्क्वायर हो गया, है ना। ये है अगर F4 की ओर देखा जाए तो KQ स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर है, तो ये F के टर्म में कितना हो जाएगा, F4 की बात कर लेते। अब देखो ये सब एक ही लाइन पे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं, नेट फोर्स कितना होने वाला है F1 प्लस F4 प्लस F डैश, ये सब है ना, दिस इज F1 एंड दिस इज F डैश। F1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, देख लीजिए KQ0 अपॉन x स्क्वायर है, F4 की वैल्यू है KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर एंड दिस इज KQ स्क्वायर बाई √2a स्क्वायर, है ना, ये है अपने पास। अब अगर ये आपको पहले से ही पता है, मैंने पहले ही बता रखा कि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो हर एक पोजीशन पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पे। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, बाकी जगह पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम तभी तो हम ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हैं। तो अगर ए पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है ड्यू टू दिस चार्जेस दिस एंड दिस, अगर ए पे भी मिल रहा है तो इन सबका सम कितना होना चाहिए 0, तो नेट फोर्स अभी भी क्या होना चाहिए एट पोजीशन ए 0। तो अपने पास क्या क्या है देख लीजिए, KQ0 अपॉन x स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर अपॉन √2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, हमें निकालना है Q0, तो ये वाली वैल्यू को हम इधर ही रख लेते हैं। एक काम करते हैं, ये सब को उधर जाके 0 होना है, कैंसिल आउट हो ही जाएगा, कुछ कुछ यही कर लेते हैं, KQ है ना, बाकी तो और कुछ नहीं हो पाएगा। तो Q0 बच गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया Q0 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में आ जाएगा ये उधर जाके Q अपॉन 2a स्क्वायर
ये ए क्यू जैसा दिख रहा है, इसको सही से लिख लो पहले, 2a², और इधर कितना हो जाएगा q/√2a², ये हो गया अपने पास। ओके ना। अब q कॉमन ले लीजिए, फिर हम अच्छा x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी है, ये है a/√2, चलो इधर ही करते हैं, स्पेस पे नहीं है। x की वैल्यू है a/√2, इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। तो Q0 x की जगह पे a/√2, तो ये 2 पर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a²। q सब में है, कॉमन ले लिया, अभी माइनस पहले से ही है। a² भी सब में है तो a² भी कॉमन ले लिया, तो ऊपर अंदर में क्या बच गया 1/2 प्लस का 1/√2। तो Q0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -q/2 और इधर देख लेते एलसीएम क्या हो गया 2√2 प्लस 2, ये हो गया अपने पास। तो q/2, इसमें अगर हम चाहे तो रूट कॉमन ले सकते हैं, √2 हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 + √2/2√2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज -q/4, 2 2 जा 4, √2 + 1 या 1 + √2, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q0, ये Q0 की वैल्यू हो गई, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। ए पोजीशन पे हमें यहीं पे हमने क्या निकाल दिया, चाहे इनमें से किसी भी बाकी के पोजीशन पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस वाले पोजीशन पे नहीं, क्योंकि यहाँ से हमें पोजीशन मिलेगा इक्विलिब्रियम के, और अदर किसी पे हम निकालते हैं तो वहां से आपको वैल्यू ऑफ Q0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक करा, जिससे वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर के केस में, स्क्वायर के केस में क्या आ गया Q0 की वैल्यू कितनी होगी, नीचे लिख दे रहा हूँ Q0 की वैल्यू, अगर वो विजिबल ना हो तो -q/4 √2 + 1, ये आप चाहे तो याद भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो अब नेक्स्ट जो है, अब हम उसके बारे में, तो हमने किस किस के इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए डिस्कस कर लिया, स्क्वायर के लिए डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे सस्पेंडेड कोई बॉडी है, लाइक पेंडुलम के लिए सस्पेंडेड बॉडी है, सस्पेंडेड चार्ज बॉडी है, सस्पेंडेड चार्ज बॉडी है। ये इसी वर्मा सर की बुक में बहुत अच्छा, इसमें बहुत सारे अच्छे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सस्पेंडेड चार्ज बॉडी है, लाइक पेंडुलम की बात कर रहा हूँ, पेंडुलम। तो उस केस में कैसे होगा, इक्विलिब्रियम कैसे हम डिफाइन करेंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं इधर से डायग्राम बना लगा, चलो इधर कर लेते हैं। ये रहा अपना, ये रूफ हो गया। यहां से आपने ये दो जो है चार्ज है, इसको आपने हैंग करा दिया इसमें। ये दो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग की जो लेंथ आइडेंटिकल है, एल है, दोनों में जो चार्ज आपने दिया वो भी दोनों आइडेंटिकल, मास और चार्ज दोनों बॉडी का क्या है सेम है। ठीक है ना, इसका भी मास और चार्ज दोनों सेम ही। तो मास, चलो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मास लिख दे रहा हूँ, मास m है और चार्ज q है। इसके लिए भी मास m है, चार्ज q है। जो चीज नहीं गिवन है, ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन, यही कितना होना चाहिए ताकि ये दोनों बॉडी यहीं पे रेस्ट में रहे, यही फाइंड करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेपरेशन बिटवीन बोथ बॉडी, चार्ज बॉडी, देयरफॉर बोथ आर मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम और इन रेस्ट। रेस्ट में रहने के लिए, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इन दोनों बॉडी के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यही हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस नहीं दे रखा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है। ठीक है, और हाँ, एक हाइपोथेटिकल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल को हमने थीटा एज्यूम कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अच्छा, ये जैसे x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2, ये भी कितना हो जाएगा, x/2, बिल्कुल बीचों बीच से हमने ये हाफ एंड हाफ कर दिया। एक चीज आप यहां से समझिए, यहां पे दो चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस तरीके से हैंगिंग है और साथ में स्ट्रिंग से, रस्सी से बंधा हुआ है, उस वजह से इसमें टेंशन भी आएगा। फिर से क्लास 11th वाली बात हो गई है नहीं, चलिए कोई नहीं, जो है सो है, टेंशन आ गया। ठीक है ना, तो टेंशन दोनों में आप चेक करेंगे, एक ही रहेगा तब किसी एक बॉडी पे चेक कर ले रहे। तो ये इधर की तरफ क्या हो गया, टेंशन। चलिए अब टेंशन जरा ध्यान से देखिए, ये जो कंपोनेंट है, अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। तो थीटा इधर होने की वजह से ये कौन सा कंपोनेंट टेंशन का चला जाएगा, टी कॉस थीटा। आइए बात समझ रहे, इधर क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। इधर कौन सा मिल जाएगा अपने को, टी साइन थीटा। आई होप आपको विजिबल होगा। देख लीजिए, ये टेंशन है, स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन लगा है। ठीक है, तो टेंशन और इधर टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, ड्यू टू एंगल, एंगल की वजह से ये थीटा, तो ये भी थीटा। इतना तो हो गया।
अब देखिए अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव, मान लेते दोनों पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको अपने से दूर की तरफ, इधर की तरफ इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देगा, दैट इज Fe। और यहाँ मास भी है, तो मास की वजह से क्या बन जाएगा, वेट भी लगेगा, है नहीं, हैंगिंग है तो यहाँ पे वेट भी तो होगा, तो यहाँ पे इधर नीचे वेट भी लग गया mg। इतने सारे, तो कितने टाइप के फोर्सेज हो गए यहाँ पे, 3 टाइप्स के हो गए। एक है वेट दैट इज mg, एक हो गया टेंशन, और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेट फोर्स यहाँ पे 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे नेट फोर्स देख लीजिए, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों की तरफ से 0 होगा, तभी जाके हम डिफाइन कर पाएंगे कि इक्विलिब्रियम में है। तो ध्यान से देखिए, पहले जो चीजें हैं बाद में हम नेट फोर्स की बात कर लेंगे। अगर मैं अलोंग वाई एक्सिस की बात करता हूँ, अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग की हम बात करें तो टी कॉस थीटा पॉजिटिव वाई में है और mg नेगेटिव में, लेकिन इक्विलिब्रियम में है तो दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए, है ना। ये एट इक्विलिब्रियम है, अगर ये पोजीशन इक्विलिब्रियम में है तो बता दीजिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। Fy का नेट क्या होना चाहिए, 0। दैट मीन्स टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg हो। ऑब्वियस सी बात है ना, रेस्ट में रखना है। ओवरऑल सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में। ओवरऑल सिस्टम किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में सिस्टम होने के लिए जितना लेफ्ट में लगा उतना ही राइट में लगे, जितना टॉप पे लगा उतना ही बॉटम से लगे, या अप से या डाउन से, तभी तो ओवरऑल क्या रह पाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो वही काम हम कर रहे हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg हो गया। सिमिलरली अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करूं, अलोंग एक्स एक्सिस, चलो लिख लेते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर लेता हूं। एक्स एक्सिस में भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। अलोंग एक्स एक्सिस क्या है देख लीजिए नेट फोर्स के लिए, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, Fe। अगर ये दोनों भी बराबर रहा तो नेट फोर्स 0 रहेगा अलोंग एक्स एक्सिस। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट को सेकेंड से जरा डिवाइड कर दीजिए, तो टी कॉस थीटा अपॉन टी साइन थीटा ये हो गया इज इक्वल टू mg अपॉन क्या हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है, mg अपॉन Fe। चलिए Fe की वैल्यू चेक कर लेते हैं। Fe कितना है, Fe इज इक्वल टू k, चार्ज दोनों पे सेम ही है, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर हम कॉट थीटा इज इक्वल टू देख पा रहे, एक काम करते हैं टेन थीटा ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू Fe ऊपर चला जाएगा और mg नीचे आ जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। Fe की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और साथ में नीचे mg तो ऑलरेडी था ही। तो ये हो गया, बट हमें थीटा भी नहीं गिवन है ना। थीटा गिवन भी होगा तो हम क्या करेंगे, अगर टेन थीटा वगैरह पहले से दे रखा तो एक्स निकालना तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, है नहीं। तो हमें थीटा नहीं गिवन है और एक्स भी नहीं गिवन है। और अगर हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि वाई है, अगर हम टेन थीटा की बात कर लेते हैं, थीटा ये है तो परपेंडिकुलर दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी नहीं पता है, ना एक्स पता है ना वाई पता है। तो उस केस में आप सबसे बढ़िया है कि पहले साइन थीटा ले लीजिए। साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा x बाई 2l हो जाएगा। अब यहां से एक एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और वो क्या है कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा अगर स्मॉल होगा तो उस केस में साइन थीटा और टेन थीटा दोनों आपस में बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है, इक्वल टू थीटा। तो वही एजम्पशन हम लेके चलते हैं। एजम्पशन क्या है, लेट कर लेते हैं थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या अपना बहुत छोटा है। तो उस केस में साइन थीटा जो कि वो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। अब उसको देख लेते हैं यूज करके। तो अब टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई 2l हो गया कि नहीं। मान लेते दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से देख लेते, थर्ड एंड फोर्थ की बात कर लेते। थर्ड कितना है, तो ये रहा टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x बाई 2l। इधर देखें तो कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg, ये है अपने पास। तो अब जरा ध्यान से देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर इधर हमें एक्स ही फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर इंटू 12 अपॉन mg। एक्स फाइंड करना है तो एक्स क्यूब, एक्स में एक रिलेशन तो मिल गया, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना है हमारे पास। अब इस के को एक काम करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिख देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की वैल्यू हो गई, क्यू स्क्वायर 2l
एंड नीचे क्या है mg, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लीजिए। तो क्या बच जाएगा क्यू स्क्वायर एल अपॉन ये क्या है देख लीजिए, 2 बच गए तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, ये बच गया अपने पास, देख लीजिए। क्यूब स्क्वायर 2 2 जा 4 तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, ये ठीक है। अब देख लेते हैं x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये x क्यूब की है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यूब स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg क्यूबिक रूट लग जाएगा। ये हो गया अपना x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू इतनी होनी चाहिए ताकि ये दोनों के दोनों जो चार्ज बॉडी है ए एम बी या दोनों जो भी नाम रख दीजिए, जो कि आइडेंटिकल है, चार्ज भी सेम है और मास भी सेम है, तो उस केस में उस पर क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम दोनों में रह लेगा, ठीक है। ओके चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम जो करेंगे क्वेश्चंस करेंगे, हमने सारा कर लिया, अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स वो हम डिस्कस करते हैं, नोट कीजिए इसको। तो अब हम इसके ऊपर इक्विलिब्रियम के ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है वो सब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज Q ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ R। दो है चार्ज है, दोनों आइडेंटिकल है, आप देख पा रहे होंगे दोनों कैसा है आइडेंटिकल चार्ज बॉडी है, दोनों के चार्ज की वैल्यू कितनी है Q है। तो जब भी चार्ज बॉडी आइडेंटिकल हो या दोनों पे चार्ज जो हो सेम हो, तो ये चीज आप याद रखिए कि हमेशा वो बीच में ही लाई करेगा, और वो कहाँ करेगा बिल्कुल मिड पॉइंट पे करेगा, दोनों के बीच जो भी डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट जहां भी बनेगा वहीं पे वो लाई करेगा। मान लीजिए एक तरह से क्वेश्चन का आंसर तो हमें पहले से पता है, बस उसका एक तरीके से कैलकुलेशन चेक कर ले रहे हैं, और क्या कहें, चलिए चेक कर लेते हैं। ओके तो दो चार्ज बॉडी है, ये मान लेते हैं फर्स्ट चार्ज बॉडी हो गई, ये सेकेंड चार्ज बॉडी है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस r दे रखा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। ओके दोनों आइडेंटिकल है, इस पे भी चार्ज क्यू है, मान लेते हैं प्लस का क्यू है, इस पे भी चार्ज क्या है प्लस का क्यू है, ठीक है ना। तो थर्ड चार्ज को दैट इज क्यू को, स्मॉल क्यू को कहां पे प्लेस किया जाए ताकि वो होल सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में मिले। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कहां पे पुट करना है, दोनों के बीच में करना है, ये तो हमें पता है कहां पे करना है, मिड पॉइंट पे ही करना है। तो चलिए पहले ही हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं, क्यू हो गया है, इसकी वैल्यू भी फाइंड करना है और इसका पोजीशन भी। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट वाले चार्ज से, अब ये दोनों तरफ से कहीं से भी करिए, इक्वल चार्ज होते हैं, कोई स्मॉल है नहीं तो आप कहीं से भी लेंगे, इस साइड से ले ले चाहे इस साइड से ले ले, एक्स मान लीजिए, तो दूसरा जो पोजीशन वो कितना हो जाएगा r माइनस का x हो जाएगा, दिस इज r माइनस का x, ये पोजीशन r माइनस का x हो गया। ये जो थर्ड चार्ज है फिलहाल इसमें मान लेते हैं कि ये भी पॉजिटिव है, इस पे जो किस तरीके से फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ये जो Q है इस Q को अपने से दूर रिपल कर रहा होगा, दैट इज ये जो फोर्स लगा दैट इज F1, और ये भी इसी तरीके से इधर F2 लगा रहा होगा, है ना। मान लेते इस पोजीशन का नाम P है, तो एट पॉइंट P इस पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके क्या देखने को मिल रहा है, दो फोर्सेज है P पोजीशन पे, एक इधर की तरफ है वो F1 है और इधर की तरफ जो है F2 है, ठीक है। अगर बात करी जाए F1 और F2 की तो उसकी जो भी वैल्यूज होगी वो सेम ही होंगी, देख लीजिए सेम होंगे। अभी तक तो हमें नहीं पता कि सेम है कि नहीं, लेकिन ये सेम होगा क्यों, क्योंकि हमें इसको इक्विलिब्रियम पे रखना है। तो एट इक्विलिब्रियम पे आप क्या जानते हो, इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स, वैसे एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होते हैं, यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो रहा है तो हम टॉर्क की बात ही नहीं कर रहे कभी। तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए जीरो, नेट फोर्स में कौन है F1 है, ये प्लस में मान लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का F2, है ना, अगर ये प्लस में, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, विद डायरेक्शन रखना है। तो F1 इज इक्वल टू माइनस का F2, दैट इज ये इधर जाकर प्लस का F2 हो गया कि नहीं हो गया। तो वहीं पहले से ये दोनों को आइडेंटिकल तो होना ही पड़ेगा, तभी तो नेट फोर्स वहां पे जीरो मिलेगा। अब देख लीजिए F1 F2 की वैल्यू पुट करके, F1 किसने अप्लाई किया, ये वाला Q ना, तो K Q किस पे किया है, Q नॉट पे किया है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है x, तो x स्क्वायर। उसी तरह F2 किसने अप्लाई किया है, Q नहीं किया, किस पे किया, Q नॉट पे किया, बट उसके बीच का डिस्टेंस क्या है r माइनस एक्स, तो उसका होल स्क्वायर। ऊपर तो पूरा मामला साफ हो गया, ठीक है कि नहीं। नीचे बचा क्या 1/x स्क्वायर, इधर हो गया 1/r माइनस का x। चलिए तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू r माइनस का x का, सॉरी ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ आप रूट लगा लीजिए, रूट लगा दिया तो इधर से क्या बन गया x और इधर से क्या बच गया r माइनस एक्स। x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू r, तो x इज इक्वल टू r/2, ये तो पहले से ही पता था, यही मिलना है। तो व्हेन चार्जेस आर आइडेंटिकल, व्हेन बोथ चार्जेस आर आइडेंटिकल, देन द
पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मस्ट लाइज बिटवीन द बोथ चार्जेस एंड द पोजीशन मस्ट बी मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट होना है, ये x क्या हो गया, मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि r का हाफ है, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस r है उसके हाफ पे है, मिड पॉइंट पे हो गया। अब उसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q इसकी बात कर लेते हैं। इस केस में अब यहां पे नहीं इक्विलिब्रियम चेक करेंगे, इक्विलिब्रियम इस पे तीनों चार्ज पे होगा, तो अदर देन p पोजीशन के अलावा इस पे या इस पे हम कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ये है एक और एक ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। ये था q, ये है प्लस का बड़ा वाला q, ये डिस्टेंस कितना हो गया अपना x है, ये डिस्टेंस कितना है r माइनस का x है। अब इस पोजीशन को मान लेते हैं, ये पोजीशन a है। इस पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो इस पोजीशन के लिए क्या होगा, ये जो फोर्स अप्लाई करेगा, मान लेते दिस इज F1, ये जो करेगा वो भी तो इधर ही होगा। अब लग रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या इक्विलिब्रियम पे हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, देखिए ध्यान से, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी, तो मैग्नीट्यूड चेक कर लेते हैं क्या। तो जरा ध्यान से देखिए क्या हो सकता है। एट पॉइंट ए, इस पोजीशन पे हमने देखा तो दो फोर्सेज लग रही है F1 एंड F2 सेम डायरेक्शन में है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है जो कि है, तो F1 इस बार F2 दोनों का सम 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0, क्योंकि इस बार तो कोई अपोजिट डायरेक्शन है नहीं जो माइनस में जाएगा। तो F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 हो जाएगा। हाँ ये तो होगा। F1 किसने अप्लाई किया देख लीजिए, F1 ये जो स्मॉल चार्ज Q है उसने किया है, तो K किस पे किया है, Q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर। ये किसने किया, बड़े वाले Q ने, तो Q अपॉन, हाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस इस केस में क्या r है तो r स्क्वायर हो गया। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए। तो यहाँ से अगर मैं Q देख रहा हूँ तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्मॉल q, ये x स्क्वायर उधर चला जाएगा, x स्क्वायर बाई r स्क्वायर हो गया। तो देख लीजिए यहाँ से x की वैल्यू क्या है, r/2 है, पुट कर दीजिए। तो q इज इक्वल टू q इंटू r स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया, इंटू r स्क्वायर। तो q इज इक्वल टू, सॉरी एक माइनस छूट रहा है हर बार से, तो ये क्या है, 1/4 हो गया, सॉरी मैंने हाफ बोल दिया था, ये 1/4 हो रहा है। कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है, 1/4 होना चाहिए, और कहाँ पे, मिड पॉइंट में होना चाहिए, तब जाके आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। When two charges are identical, then the equilibrium position must lie at the midpoint of both charges, and the value of the third charge is 1/4 of the charge। और साथ में नेचर कैसा होगा, अपोजिट साइन। साइन अगर पूछे तो वो साइन कैसा है, साइन की अगर हम बात कर ले, या मैग्नीट्यूड सॉरी नेचर की बात कर ले, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, अपोजिट। अगर ये दोनों प्लस में है तो ये माइनस में, अगर ये दोनों माइनस में है तो ये प्लस में। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दो चार्ज है जिसकी वैल्यू क्या है, 16e एंड 9e है, दोनों एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर पे, 70 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड वेयर द नेट फोर्स इज 0 और द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और रिमेन्स एट रेस्ट। यही कहानी है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन नहीं है। तो देखो जरा ध्यान से, ये दो चार्ज है, चार्ज फर्स्ट एंड चार्ज सेकेंड। मान लेते हैं ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है, 9e, एंड इसकी वैल्यू कितनी, 16e। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10 - 19 कूलम वाला। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम r से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज 70 सेंटीमीटर। सर इसको मीटर में चेंज करना है, मर्जी तो करो ना मर्जी मत करो, नहीं करेंगे, क्यों करने जाए, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमें पोजीशन ही तो फाइंड करने, तो 70 सेंटीमीटर है तो कुछ सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो क्यों चेंज करने उससे। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब इस बार देख लीजिए, दोनों जो चार्ज है आइडेंटिकल है, नहीं है। क्या डिफरेंट नेचर के है, नहीं है। सेम नेचर के ही, यस, तो सेम नेचर के तो इन दोनों के बीच में ही कहीं पे आएगा, और नियरर टू द क्या होता है, स्मॉलर चार्ज। ये स्मॉल चार्ज है, इसके पास में कुछ रहेगा, है ना, इससे नजदीक में रहेगा। तो ये जो पोजीशन है ये आ जाएगा थर्ड चार्ज, दैट इज इस बार नहीं दे रखा है, Q0 मान लिए, और ये डिस्टेंस हमने मान लिया x है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये अब चाहे तो r माइनस है क्या, 70 माइनस का x लिख लीजिए, 70 माइनस का x है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, यहीं पे ये जो चार्ज है 9, ये प्लस का है, ये इस पे फोर्स लगा दिए F1,
और ये लगा दिया F2। ठीक है, बेसिक से। इस पॉइंट का नाम मान लीजिए P है, तो एट पॉइंट P जो कि अब क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो नेट फोर्स जीरो होना। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब दोनों फोर्स आपस में इक्वल होने चाहिए, डिफरेंट क्या डायरेक्शन होना। डायरेक्शन देख लीजिए F1 F2 का अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो जाके इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो मिलेगा। नेट फोर्स जीरो होगा, रिमेन्स एंड रेस्ट का क्या मतलब, नेट फोर्स ही जीरो की बात हो रही है। क्यों, जब नेट फोर्स जीरो होगा तो नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा, और नेट एक्सेलरेशन जीरो तो बॉडी कांस्टेंट मूव कर रही होगी तो मूव कर रही होती है, या रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रहेगी, है ना। तो कुल मिला के नेट फोर्स ही जीरो होने की बात है। तो F1 कितना हो जाएगा, किसने अप्लाई किया, 9 ने, तो K9E किस पे किया है, Q0 पे, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस x²। इधर से देखें तो 16E ने अप्लाई किया है, किस पे किया, Q0 पे किया, दोनों के बीच का डिस्टेंस 70 माइनस का x होल स्क्वायर हो जाएगा। K Q0 E ये दोनों कैंसिल हो गया। तो इधर से क्या बच गया, 9/x², इधर से कितना है 16/70 माइनस x का होल स्क्वायर। देखिए ये पहले से ही दे रखा है ऐसे डेटा कि आप रूट ले तो आसानी से ये रूट से बाहर हो सके, तो दोनों तरफ आप रूट ले लीजिए, है ना। दोनों तरफ हमने रूट लगा दिया। तो इधर क्या बच गया देख लेते हैं। इधर बच गया हमारे पास 3/x, इधर हो गया 4/70 माइनस का x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 4x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 210 माइनस का 3x, तो ये हो गया 7x इजिकल टू 210, तो x इजिकल टू 7 3 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम पोजीशन, 30 सेंटीमीटर। लेकिन ये गलत हो जाएगा, अगर हम बोलते हैं कि द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 30 सेंटीमीटर तो ये इनडायरेक्टली गलत ही है। क्यों गलत है, क्योंकि कहाँ से, तो लिखना पड़ेगा फ्रॉम 9E से कितना डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर। अगर 16 से, मान लीजिए ऑप्शन में 9E से दिया ही नहीं, 16E से दे रखा हो, तो 16E से अगर गिवन है तब कौन सा हो जाएगा, 70 में से मैंने दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो दो हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9E एंड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 16E। यहां से इतनी पोजीशन में होगा, ताकि दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी 70 सेंटीमीटर ही है। कोई दिक्कत है इसे समझने में, नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल वो सब डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का हो गया, एससी वर्मा सर का हो गया, बहुत सारे और भी बुक्स है, उसके हम अच्छे न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।